नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो नवीनतम बैच प्रारंभ हुआ है उसकी ये पहली क्लास होगी। इससे पहले सिलेबस डिस्कशन हो चुका है, यानी पाठ्यक्रम आपका मैंने विश्लेषित कर दिया है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, सब कुछ आपको विस्तार से बारीकी के साथ, उसको भी लगभग 1-1.5 घंटे के माध्यम से पूरा सिलेबस को मैंने डिस्कस किया हुआ है। और यह पहली क्लास होगी, यानी कि चैप्टर संख्या 1 होगी। आपको बता दूं कि आपका सिलेबस जो नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग मैं सिलेबस ये जो है आपको बता रहा हूं, जिसमें आपको पढ़ना है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। आपको बता दूं कि आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है बेटा। सबसे पहली बात समझिए कि पॉलिटिकल साइंस बीए प्रथम सेमेस्टर का जो नवीनतम बैच शुरू हो चुका है, इसकी दूसरी क्लास है, चूंकि सिलेबस डिस्कशन वाली पहली क्लास हो गई और ये चैप्टर संख्या 1, फिर चैप्टर संख्या 2 के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको बता दूं कि 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ है। इकाई 1 में कई चैप्टर्स हैं, लेकिन मैं आपको 2 चैप्टर्स के माध्यम से संपूर्ण इकाई को समझाने का प्रयास करूंगा, सरल भाषा में बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को और आपके समझ में आए ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए आपको बताऊंगा। एग्जाम में किसी भी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं, आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही हो, आपकी परीक्षा लिखित हो रही हो, ठीक है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यानी इसमें हम अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस तो आप लिख ही पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। साथ ही साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने 25 एमसीक्यूज, प्रत्येक चैप्टर से 25 एमसीक्यूज तैयार किए हैं। तो पहले चैप्टर से 25 एमसीक्यूज, दूसरे से 25 एमसीक्यूज, यानी यूनिट नंबर 1 से कुल मिलाकर के 50 एमसीक्यूज तैयार हो चुके हैं, जो कि आपको इसी पीडीएफ के लास्ट में टेस्ट में दूंगा, यानी लगाऊंगा। यानी पहला पूरा चैप्टर मैं कवर करवाऊंगा, पूरे चैप्टर का विश्लेषण करूंगा, पूरा समझा करके कॉन्सेप्ट पूरा समझाऊंगा। और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, उसके तुरंत बाद यानी इसी वीडियो में लास्ट में हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे 25 क्वेश्चंस की चैप्टर संख्या 1 की। ऐसे ही चैप्टर संख्या 2 में, 3 में, 4 में। इकाई संख्या 1 में आपको क्या पढ़ना है? इकाई संख्या 1 में मेरे हाथ में सिलेबस है आपका, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो पहला यूनिट है उसमें आपको पढ़ना है बर्थ, ग्रोथ एंड द पॉलिटिकल ट्रेंड्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। ये यूनिट नंबर 1 का नाम है, यानी कि बर्थ, यानी कि जो है इसका जन्म कैसे हुआ, यानी विकास कैसे हुआ, ग्रोथ कैसे हुआ, इसको पढ़ना है किसका? इंडियन नेशनल मूवमेंट का। और साथ ही साथ में पॉलिटिकल ट्रेंड्स के बारे में चर्चा करना है। तो हम पॉलिटिकल ट्रेंड्स को दूसरे चैप्टर में देखेंगे। अभी हम बर्थ और ग्रोथ और इसका पूरा डेवलपमेंट, एक विकास यात्रा को देखेंगे विस्तार से। ठीक है, तो आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। जो भी क्वेश्चंस बनेंगे ऑब्जेक्टिव के, लिखित के, सब कुछ आपको बताते हुए इंपॉर्टेंट चीजों के साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मैं चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। विषय है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। शुक्ला स्टडी पॉइंट की ये जो श्रृंखलाएं तैयार की गई हैं, ये पीडीएफ तैयार किया गया, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आप अगर किताब है आपके पास, किताब नहीं, आज से पहले आपने कुछ नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इकाई संख्या 1 की अगर बात की जाए, अध्याय संख्या 1 में हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्भव और विकास कैसे हुआ, इसको समझेंगे, यानी कि बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट और पॉलिटिकल ट्रेंड्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, वो हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में। उस तरीके से इकाई संख्या 1 आपकी समाप्त हो जाएगी, फिर इकाई संख्या 2 के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा, क्या पहली हेडिंग आप डालिएगा भैया? पहली हेडिंग डालेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन किसे कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अगर बात की जाए, लिखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा ही भारत को स्वतंत्रता दिलवाई गई। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था, ये भारत को स्वतंत्रता दिलवाने का एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया थी, जो एक ऐतिहासिक प्रक्रिया थी, जिसके माध्यम से भारत की जनता ने क्या किया, विदेशी माने जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ दिन तक थी, फिर उसके बाद में 1858 का अधिनियम आता है, उसके बाद में ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सत्ता चली जाती है, यानी कि अब इंग्लैंड की महारानी जो है वो शासन करने लगती है, क्योंकि कंपनी जो थी प्राइवेट थी। जैसे मान लेते हैं अभी यहाँ से कोई कंपनी, भारत की कोई कंपनी, मान लेते हैं रिलायंस कंपनी, विदेश में किसी में जाए और वहां पर पहले अर्थतंत्र पर मजबूत करे, यानी पहले पूरी कंपनी अपनी खोले और कंपनी को मजबूत कर ले, खूब रुपया पैसा कमा ले, फिर वहां धीरे धीरे करके राजनीति में भाग लेने लगे और वह कंपनी धीरे धीरे करके राजनीति पर भी अपना वर्चस्व कायम कर ले और उस देश को कब्जा कर ले। और फिर उसके बाद में क्या हो, कंपनी कुछ गड़बड़ काम करे, फिर यहाँ से भारत के जो है जो सरकार है वो क्या करे, उस कंपनी को निरस्त करके शासन की बागडोर अपने भारत के हाथ में ले ले। ऐसे ही हुआ भारत के साथ।
ठीक है। इंग्लैंड के लोग, मतलब इंग्लैंड की कंपनी आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी, एक निजी कंपनी थी। वह कंपनी भारत में 15 सालों के व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन वो धीरे धीरे करके पहले तो व्यापार किया, व्यापार करने के बाद में फिर उसने क्या किया, अर्थतंत्र पर पूरा कब्जा कर लिया। जितने भी उसके प्रतिद्वंदी थे, जैसे आपके फ्रांसीसी हो गए या फिर और जितने भी तमाम सारे थे, जैसे डच हो गए, ठीक है, या तमाम प्रकार के जो भी और यूरोपीय कंपनियां थी, उन सभी को पहले इंग्लैंडियों ने यहाँ से भगाया, ब्रिटिशर्स ने यहाँ से भगाया। फिर उसके बाद में उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने भारत पर एकाधिकार कर लिया, मार्केट पर। और जब मार्केट पर एकाधिकार हो गया, पूरा अर्थतंत्र के कब्जे में हो गया। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे ये राजनीति में पदार्पण करते हैं। 1757 में प्लासी का युद्ध, 1764 में बक्सर का युद्ध, और इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। 61 या 64 के आसपास हुआ था। और यहाँ से आप देखते हैं कि इनका जो है दबदबा कायम हो जाता है। फिर समय आता है 1857 ईस्वी का, उसमें क्रांति होती है। मंगल पांडे ने क्रांति की चिंगारी लगाई, और आप देखते हैं अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों ने इसका नेतृत्व किया। झांसी की रानी, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, ठीक है, बहादुर शाह जफर, इन सभी लोगों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको 1857 की क्रांति कहते हैं, उसमें बड़ी भूमिका निभाई। और यहीं से आप देखते हैं कि ब्रिटिश क्राउन ने कहा, 1858 का अधिनियम बनाया 1 साल के बाद में, और कहा कि अब भारत पर कंपनी शासन नहीं करेगी, भारत पर इंग्लैंड की जो है संसद से शासन होगा, इंग्लैंड में कानून बनेगा भारत के लिए। और इस तरीके से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता चली जाती है। और अब यहाँ से जब लोगों को लगने लगता है कि भारत जो है कहीं ना कहीं पे अंग्रेजों का गुलाम हो चुका है, उपनिवेश हो चुका है। इससे पहले हमारे मन में ये धारणा बिल्कुल भी नहीं थी कि हम क्या हैं, हम एक हैं, यानी कि हम छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। आप देखते जब भारत आजाद हुआ तो 565 छोटी बड़ी रियासतों को एक प्रकार से इकट्ठा किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको इकट्ठा किया, और इकट्ठा किया क्योंकि 565 छोटी बड़ी रियासतें थी। आप सोचो, जब वो छोटी छोटी रियासतें जो थी, अपने अपनी रियासतों को ही पूरा देश मानती थी। उनको क्या मतलब कि फलाने देश पर कब्जा हो गया तो उससे आज अभी पाकिस्तान पर कोई देश कब्जा कर ले तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे उस समय भी था कि भाई छोटे छोटे राज्य थे, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे जब राज्य थे तो उन पर कब्जा होगा इंग्लैंड, मतलब कि इंग्लैंड जब उस पर कब्जा करता अंग्रेज के अधिकारी, तो कहते थे भाई हम पर थोड़ी हुआ, उन पर हुआ है। तो ऐसे में क्या हुआ कि पूरा कब्जा हो गया। कोई एकता का सूत्रपात नहीं था, एकता का भाव नहीं था। एक पूरा जो उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक का जो पूरा भारत है, ठीक है, या इधर गुजरात से लेकर के उधर अरुणाचल प्रदेश के पूरे किनारे तक, चाइना तक, वो एक प्रकार जो भारत का हिस्सा है वो पहले एक तंत्र में मजबूती से बंधा हुआ नहीं था, कई टुकड़ों में बटा हुआ था चीजें। ये तो 1947 के बाद आप देखते धीरे धीरे करके इसको इकट्ठा किया गया, सिमटाया गया, ठीक है, कुछ चीजें बटी, कुछ चीजें अलग हुई, कुछ चीजें मिली, तो ये सब तमाम सारी चीजें हुई। तो एकता का सूत्रपात नहीं था, राष्ट्रीयता का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। लेकिन 1857 की क्रांति ने अलग अलग स्थानों पर तमाम लोगों ने एक प्रकार से अंग्रेजों का विरोध किया। तब लोगों को लगने लगा कि हाँ, अंग्रेज मेन शत्रु हमारे अंग्रेज है, हमारे राजा महाराजा नहीं। तब हमको पता चला, ठीक है, तो इस तरीके से चीजें होने लगी। तो जनता ने विदेशी जो शासन है, ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाने के लिए संगठित संघर्ष किया इसके बाद से। और जब संगठित होकर के संघर्ष किया तो उसके बाद में फिर अंतोगत तमाम प्रक्रियाएं होती गई, और उन्हीं प्रक्रियाओं, आंदोलन तमाम सारे होते गए। उन्हीं आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं। उन्हीं आंदोलनों के परिणाम स्वरूप अंतोगत्वा 1947 में 15 अगस्त की डेट को अंग्रेज लोग यहाँ से भागते हैं, यानी हमको स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। और इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया ही हमको समझनी है, यानी कि यहाँ से 1857 की क्रांति के बाद से लेकर के 1947 ईस्वी तक का जो एक प्रकार से प्रोसेस रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहे हैं, उन्हीं सब के बारे में आपको जानना है, ठीक है। शुक्ला स्टडी पॉइंट की एक विशेष परिभाषा आपके लिए तैयार की गई है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन केवल स्वतंत्रता प्राप्ति की लड़ाई नहीं थी, ये बात भी ध्यान रखिए। केवल अंग्रेजों को यहाँ से भगाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा जन जागरण था, राष्ट्रीय आंदोलन, जिसने भारतवासियों में राष्ट्र, आत्मसम्मान, समानता और सामाजिक न्याय की चेतना को भी जन्म दिया। क्योंकि इससे पहले एक राष्ट्र की बात भारतीयता के अंदर नहीं थी, छोटे छोटे राज्य टुकड़ों में बटे हुए थे, ठीक है। आत्मसम्मान उतना ज्यादा प्रखर पर नहीं था, एंशियंट हिस्ट्री में था, प्राचीन भारत में आप देखेंगे रहेगा। लेकिन मध्यकाल तक में आप देखते ही भारतीय पूरा एकदम से आत्मसम्मान गिर चुका था। समानता का भाव बिल्कुल भी नहीं था, छुआछूत और ऊंच नीच के भाव विद्यमान थे समाज में। सामाजिक न्याय की बात हो नहीं रही थी, किसी को दंड, किसी को न्याय मिल रहा था, किसी को एक प्रकार से ज्यादा प्रताड़ित हो रहा था, किसी को, मतलब सभी को न्याय नहीं मिल रहा था। तो इस तरीके से ये चीजें जो आई, ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आई। केवल स्वतंत्रता प्राप्ति हमको अंग्रेजों से नहीं मिली, बल्कि उन तमाम प्रकार की मानसिकता से भी स्वतंत्रता मिली, जिस मानसिकता से लोग संघर्ष करते रहे, ठीक है। यह आंदोलन एक महान आत्मनिर्माण की प्रक्रिया थी। स्वतंत्रता आंदोलन जो था एक महान आत्मनिर्माण की प्रक्रिया थी, जो भारत के रूप में उभरा, और 1947 में एक दैवीप्यमान नक्षत्र के रूप में भारत पूरी पृथ्वी के शिखर पर आकर के मौजूद हुआ।
जो भारत आज जो है विश्व में अपना एक वर्चस्व जमा करके बैठा हुआ है, उस भारत का प्रादुर्भाव 1947 में हुआ। क्या उससे पहले भारत नहीं था? उससे पहले भारत में तमाम सारे देश भी शामिल थे, जितने भी देश आरी पड़ोस के इंडोनेशिया से लेकर ये सब देश भारत के कब्जे में थे। अफगानिस्तान तक, वहां ईरान इराक तक जो है भारतीय राजा महाराजाओं ने जीता था। ठीक है, आप देखिए चाइना वाइना तक जो है तिब्बत तिब्बत भारत के कब्जे में था, मतलब बहुत बड़ा एक प्रकार से एरिया था, लेकिन कोई एक संगठित शक्ति न होने की वजह से ये सब बिखरता चला गया। ये था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आंदोलन का उद्भव कैसे हुआ, इसके बारे में इसका पूरा चरण हम समझने का प्रयास करते हैं बहुत ही बारीकी के साथ। देखिए, आंदोलन के उद्भव के प्रमुख कारण, आंदोलन क्यों उद्भव हुआ, इसके कई कारण हैं। जैसे कि समझे, आर्थिक शोषण हुआ, आर्थिक शोषण की वजह से ही लोग आंदोलन करना शुरू किए। सबसे पहला कारण क्या है? आर्थिक शोषण। ये क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि ब्रिटिश शासन ने भारत की कृषि व्यवस्था, जो छोटे छोटे उद्योग थे, यानी कुटीर उद्योग जिनको कहते हैं, और व्यापार को बर्बाद कर दिया। क्योंकि भारत में कृषि व्यवस्था, जो भारत में लोग जो है जीवन निर्वाह के लिए कृषि करते थे, उस कृषि को व्यापारिक कृषि में कन्वर्ट कर दिया गया, या नील की खेती करवाने के लिए जबरदस्ती प्रेशर डाला गया। इसके साथ ही साथ में भारतीयों के साथ कुटीर उद्योग जो था, इनका छोटा उद्योग जिसको कहते हैं, जैसे हाथ करघा वगैरह हो गया, हाथों से सिलाई करना हुआ, बुनाई करना हुआ, कढ़ाई करना हुआ, ये सब चीजों, इन सभी चीजों का खात्मा होना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे, यानी जहां इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई थी। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप तमाम प्रकार के मशीनों के आविष्कार हो चुके थे, तमाम प्रकार की टेक्नोलॉजी इंग्लैंड में आ चुकी थी, मशीनों का निर्माण हो चुका था, कपड़ा बनाने की मशीन हो, किसी भी चीज की मशीन हो, सब चीजों का जब निर्माण हो गया था, तो जो काम हम 100 लोग मिलकर के करते हैं भारतीय, वो अंग्रेज लोग 10 लोग मिलकर के कर देते थे। ऐसे में वो लोग जो है काम करना शुरू कर दिए, भारत में मशीनों को स्थापित कर दिया, अपनी फैक्ट्री स्थापित की। भारत मतलब इंग्लैंड से तमाम मशीनों को यहाँ पर मंगवा लिया, और जब उन चीजों को यहाँ पर मंगवाया उन लोगों ने, उसके बाद में हुआ क्या कि भाई भारत का जो सामान है वो बहुत लंबे समय में बनता था, ये लोग तुरंत बना करके दे देते थे, ज्यादा से ज्यादा माल उपलब्ध करवाते थे। ठीक है, इस तरीके से होता रहा कि भारतीय जो उद्योग थे वो सब ठप हो गए, और विदेशी उद्योग यानी कि ब्रिटिश जो उद्योग थे, ब्रिटिश के उद्योग थे, वो उद्योग जो है एकदम से प्रखर पर आ गए। तो सबसे पहला कारण यही रहा कि भाई इनके कुटीर उद्योग जो भारतीय उद्योग थे उनका विनष्ट हो गया। ठीक है, कृषि जो भारतीयता की दृष्टि से लोग करते थे वो सब भी विनष्ट होती चली गई। ठीक है, और व्यापार जो था, भारतीय व्यापार, वो भी कहीं ना कहीं पे ठप हो गया और बर्बाद हो गया। इसकी वजह से जो व्यापारी वर्ग था, जो किसान वर्ग था, जो कुटीर उद्योग करने वाले लोग थे, लोगों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो एक प्रकार से गुस्सा उमड़ा। ठीक है, दूसरी बात यानी आर्थिक शोषण हुआ इन लोगों का। दूसरे, भारी करों से किसान पीड़ित हो चुके थे, क्योंकि जब अंग्रेजों का दबदबा हो गया, अंग्रेज लोग जो है राजनीति में भाग लेने लगे, तो ऐसे में ये लोग जो है किसानों से क्या करते थे, कर लेते थे भूमि पर। अगर भूमि पर खेती करनी तो आप टैक्स दो। ठीक है, पहले लगान दी जाती थी। ठीक है, खेतों को लगान लगती थी। अगर ज्यादा खेत आपके पास है तो आप लगान देते थे सरकार को। ठीक है, तो लगान व्यवस्था थी, तो ऐसे में लगान में टैक्स देना पड़ता था। उपज का कुछ परसेंट होता था, या फिर उपज हो या ना हो, टैक्स अंग्रेज लोग ले ही लेते थे, मार करके, दबोच करके। ठीक है, सब कुछ करके। दस्तकार, बेरोजगार सब हो गए, ये भी एक शोषण हुआ। इसके साथ साथ भारत से कच्चा माल इंग्लैंड जाता था, और वहीं बनी वस्तुएं महंगे दामों पर भारत में बेची जाती थी। इंग्लैंड से, यहाँ से भारत से कच्चा माल ले जाते थे इंग्लैंड को, और इंग्लैंड में मशीनों से उस कच्चे माल से बढ़िया माल बना करके भारत में ला करके भारतीय मार्केट में उच्च दामों पर उसी को बेचते थे। और इस तरीके से इन लोगों ने भारत को खूब लूटा, आर्थिक शोषण किया। और जब यह आर्थिक शोषण जनता को पता चलने लगा, जनता ने आंदोलन करना, मतलब आंदोलन का रुख अपनाया और आंदोलन करना शुरू कर दिया। एक तो रहा भैया आर्थिक शोषण की वजह से आंदोलन हुआ। दूसरा कारण आप देखो, दूसरा कारण क्या हुआ, दूसरी बात, इसका उद्भव कैसे हुआ? 1857 की क्रांति। 1857 का विद्रोह ना केवल क्रांति थी, बल्कि एक स्वतंत्रता संग्राम था, एक स्वतंत्रता संग्राम का एक बिगुल था। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। और किसने कहा? बीडी सावरकर साहब ने कहा, विनायक दामोदर सावरकर ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। ये बात ध्यान रखेंगे। 1857 की क्रांति जो थी यह असफल रही, लेकिन इससे भारतवासियों को एकजुट होकर के संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। आप देखते झांसी से, यानी बुंदेलखंड से झांसी की रानी, आप देख रहे हैं कि उन्होंने युद्ध किया। ऐसे ही बिहार से कुंवर सिंह ने युद्ध किया, जो कि बहुत ही वृद्ध धातुर थे। इसके अलावा आप देखते हैं कि दिल्ली से, आगरे से बहादुर शाह जफर, ठीक है, कानपुर से तमाम प्रकार के लोग, नाना साहब कानपुर से, ठीक है, तात्या टोपे, ठीक है, तो ऐसे तमाम प्रकार के क्षेत्रों से लोगों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अंग्रेजों को धूल चटाई। अंग्रेजों को लगा कि भाई अगर भारतीयता में कोई नेतृत्व करने वाला अच्छा होता उस समय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, तो अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिए होते। वो अंग्रेज जो एक प्रकार से यहाँ पर दबदबा कायम करके गए, या फिर यहाँ पर जो है उन्होंने कब्जा कर दिया, 200 वर्षों तक हमको गुलाम बनाए रखा,
वो गुलामी की जंजीरें जो थी उसी समय टूट जाती जब 1857 की क्रांति सफल हो जाती। लेकिन नेतृत्व का अभाव था, कोई एक नेता नहीं था, और कहते हैं कि एक अगवा बिना 900 जुलाहा डूब करके मर जाते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना तो एक नेतृत्वकर्ता का होना बहुत जरूरी होता है, और वही नहीं था इसमें। ठीक है, अंग्रेजों को भी पहली बार भारत में व्यापक असंतोष का अनुभव हुआ, और इस तरीके से प्रथम स्वाधीनता संग्राम ने भारतीयों के मन में एक जो है राष्ट्रवाद की लहर कहीं ना कहीं पे उत्पन्न कर दी। नेशनलिज्म की जो भावना है वो यहीं से उदय होती शुरू दिखाई पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात, नई शिक्षा नीति और मध्यम वर्ग का उदय होना शुरू हो गया, और ये भी स्वतंत्रता का एक कारण बना, कि ये आंदोलन का। देखिए, अंग्रेजी शिक्षा के कारण से क्या हुआ कि भारत में एक शिक्षित मध्यम वर्ग का उत्पन्न हुआ, क्योंकि जब शिक्षा, चूंकि अंग्रेजी शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ, लोग विदेशों में जाकर के पढ़ने लगे। विदेशों में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के नारे फ्रांसीसी क्रांति से शुरू होकर के पूरे संसार में फैल चुके थे। लोगों को अपने अधिकारों के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में, ठीक है, सबके बारे में पता चलने लगा। तब लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज लोग तो हमको गुलाम किए हुए हैं। ऐसे केवल मेरे देश में नहीं, बल्कि अलग सभी देशों में अंग्रेजों का दबदबा है। अंग्रेज लोगों ने गुलामी, मतलब गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा है हमको। तो ऐसे में क्या किया गया, ऐसे में बेटा क्या किया गया, अंग्रेजी शिक्षा जब उनको मिली, लोगों ने अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया। तमाम प्रकार के अखबारों को पढ़ा, तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय में जाकर के भारतीय लोगों ने पढ़ा। उन लोगों ने पढ़ करके भारत में आकर के फिर इन चीजों का विरोध किया, आंदोलन करना शुरू किया। इन्होंने इतिहास पढ़ा, राजनीति, स्वतंत्रता और अधिकारों की समझ विकसित करी। ठीक है, और जब ये विकसित हो गई तो इन लोगों ने आंदोलन का रुख अपनाया, और यहाँ से भगाने के लिए इनकी योजना बनाई, ताकि अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जा सके। इस वर्ग ने नेतृत्व की भूमिका निभाई, यानी कि जितने भी लोगों ने पढ़ाई लिखाई करी, उन लोगों ने क्या किया, नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाई, और इस तरीके से अंग्रेजों को यहाँ से मार भगाया। ठीक है, ये आंदोलन का एक प्रकार से पृष्ठभूमि या आंदोलन का कारण हो सकता है तमाम सारे। अगला कारण हो सकता है आंदोलन का, संचार के साधनों का विकास हुआ। संचार यानी क्या हुआ कि पहले क्या था कि भाई फोन, मतलब कि एक संदेश दूसरे जगहों तक जाने के लिए बड़ा टाइम लगता था। अब क्या होने लगा कि संदेश तुरंत पहुंचने लगा। संचार के साधनों का विकास हुआ, रेल का विकास हुआ, डाकघर का विकास हुआ। इसका विकास हुआ भैया, देखिए यह संचार के साधनों का विकास, जैसे रेल का विकास हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोग जाने लगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने लगे। ठीक है, डाक सेवा का विकास हुआ, एक दूसरे को चिट्ठी लिख करके अपने विचारों का आदान प्रदान होने लगा। ठीक है, एक विचार दूसरे विचार, क्षेत्र के विचार सब आपस में तालमेल होने लगे। आज सोशल मीडिया होता तो अंग्रेजों को मुश्किल से 1 साल भी नहीं लगता उनको भगाने में। ठीक है, लेकिन कोई कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं था उस समय, इस वजह से वो लोग इतने समय तक यहाँ पर राज कर पाए। समाचार पत्र तमाम सारे निकलने लगे, टेलीग्राफ, इन सभी ने क्या किया, देश को जोड़ा। देश का जो टुकड़े टुकड़े में देश बटा हुआ था, उन देश को एकत्रित करने का प्रयास किया, और लोगों के अन्य राष्ट्रवाद की भावना पनपना शुरू हो गई। विभिन्न क्षेत्रों के लोग एक दूसरे की समस्याओं से अवगत हुए, और साथ ही साथ में समाचार पत्रों ने जन जागरण फैलाया। जैसे केसरी समाचार पत्र हो गया, ठीक है, केसरी हो गया, बंगदूत हो गया, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका, इन सभी पत्रिकाओं ने क्या किया, जनता को एक प्रकार से अपनी वास्तविकता से परिचित करवाया। अंग्रेजों का जो एक प्रकार से दोमुहा किरदार है उसको दिखाने का प्रयास किया, अंग्रेजों की बुराइयां करी, ताकि जनता में भारतीयता के प्रति कुछ ना कुछ जो है चीजें पनपे कि अंग्रेज लोग बेकार हैं। ठीक है, और भारतीयता है क्या, भारतीय संस्कृति, भारतीय गौरव गाथा, भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसको छापाई, या जो भारतीय गौरव गाथा प्राचीन काल की है उसको सुनाया जाने लगा, कि अशोक से लेकर के पुष्यमित्र शुंग, अशोक, हर्षवर्धन, ठीक है, ऐसे महान महान जो है पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त जैसे महान राजा अपने यहाँ पर हुए हैं, कनिष्क, ठीक है, जिन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा किया और बहुत क्षेत्रों को अपने अंडर में रखा। इन सभी के विकास से तमाम जानकारी एक दूसरे तक फैलती गई। ये भी आंदोलन का एक प्रथम, मतलब एक कारण रहा। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है कब, ये भी एक कारण रहा आंदोलन का। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है। गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC की स्थापना होती है। इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी यानी व्योमेश बनर्जी चुने जाते हैं। दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी चुने जाते हैं। हर साल पे इसका अधिवेशन होता है। एक संस्था के रूप में इसका विकास हुआ। एक व्यक्ति था अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि वेल्स का था, सॉरी आयरलैंड का था,
और आयरलैंड का वो बड़े पद का अधिकारी था। भारत में वो अंग्रेजों की तरफ से ही काम कर रहा था, लेकिन भारतीय तो मतलब भारतीयों के प्रति उसके मन में दया थी। वो भारतीयों को वास्तव में आजादी दिलाना चाहता था, भारतीयों को आगे बढ़ता देखना चाहता था। अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम कहते हैं। तो उसने क्या किया, उसने लोगों को बताया कि आप ऐसे बातों को अंग्रेजों के समक्ष बोलोगे तो कोई आपकी बातों को नहीं सुनेगा। जब आप एक पार्टी के माध्यम से, एक संस्था के माध्यम से किसी बातों को बोलेंगे तो उस बातों को आपके सुना जाएगा। ऐसे में क्या हुआ कि एक संस्था का निर्माण करना उचित समझा गया और तमाम लोगों ने बैठ करके, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी से तमाम प्रकार के लोगों ने इकट्ठा होकर के और एक संस्था का निर्माण किया, जो कि जिसका मतलब होता है शक्तिशाली लोगों का संगठन। अमेरिका में कांग्रेस नाम की संस्था भी बनी थी, कांग्रेस पार्टी। ऐसे ही भारत में कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम से। और ये शक्तिशाली लोगों का संगठन, कांग्रेस का मतलब होता है शक्तिशाली लोगों का संगठन अमेरिका में, ठीक है। अब भारत में भी इसका प्रादुर्भाव हुआ और इस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है उदय कब हुआ, 1885 में, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम, अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम की सहायता से भारतीय नेताओं ने कांग्रेस की स्थापना करी, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की। यह एक ऐसा मंच बना जिससे भारतीय जनता संगठित रूप से ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी बात को एक संस्था के माध्यम से रख सकती थी। अब जब किसी बात को किसी संस्था के माध्यम से, किसी संगठन के माध्यम से रखा जाता है, उस बातों को सरकार भी सुनती है, वो बातें सरकार तक पहुंचती है और उसका एक अलग वो होता है, वैल्यू होती है, ठीक है। आरंभ में यह आंदोलन केवल याचिकाओं और मांग पत्रों तक ही सीमित रहा, यानी यहाँ पर क्या करते थे हम, हर साल एक इसके वो होता था, क्या नाम है, अधिवेशन होता था और उस अधिवेशन में हम अंग्रेजों के लिए, मतलब अंग्रेजों को याचिकाएं दायर करके लिखते थे कि भाई हमको ये चाहिए या आप ऐसा ना करें। मांग पत्र, या एक प्रकार से ऐसे बोल सकते हैं कि भाई हम उनसे रिक्वेस्ट करते रहे कि हमको ऐसा चाहिए, हमको ऐसा चाहिए, इस तरीके से हम रिक्वेस्ट करते रहे। जैसे मान लेते हैं अभी सरकार है, अब मानते हैं अभी कोई सरकार, कोई भी सरकार हो, तो उससे हमको कोई बात करने के लिए हम थोड़ा-सा अभी नॉर्मल तरीके से ही बात करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से नॉर्मल तरीके से बड़ी बात बहुत दब-दब करके बातें होने लगी, इसीलिए इसको नरम दल भी कहते हैं। यानी कि 1885 से लेकर के 1905 का जो ईरा रहा है, वो आप देखते हैं नरम दल का रहा है, ठीक है? इस तरीके से चीज़ें हुई। तो ये आपकी क्या हो गई इस क्रांति, मतलब क्या नाम है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। ये भी एक आंदोलन के लिए एक प्रकार से पृष्ठभूमि तैयार कर दिया। इसके साथ-साथ इसका जो विकास हुआ, पश्चिमी विचारधारा और नवजागरण काल शुरू हो गया। पश्चिमी विचारधारा, लोग विदेशों में जाकर के विदेशियों मतलब पढ़ाई करने लगे, नवजागरण भी होने लगा, दोबारा से चीज़ों को जानने लगे। फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति जो हुई, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में आप देखते हैं क्रांति हुई, ठीक है? इसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे दिए गए। अमेरिकी क्रांति हुई, इन दोनों क्रांतियों ने भारतीयों को प्रेरित किया, ठीक है? इसके साथ ही साथ राष्ट्र, लोकतंत्र, स्वराज और नागरिक अधिकार, तमाम प्रकार के विचार लोगों के अंदर जागने लगे। राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, जो है डेमोक्रेसी शब्द यानी लोकतंत्र क्या है, परिभाषा जो है जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र है। जब लोगों ने इन चीजों को पढ़ा कि भाई जनता के लिए शासन, जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र है, यही प्रणाली भारत में भी आनी शुरू हो चुकी। स्वराज की बात होने लगी, यानी कि अपने राज्य की स्वराज की मांग होने लगी कि भाई हमारा देश है तो हम यहाँ पर राज करेंगे, तुम क्यों हो, अंग्रेज लोग कैसे राज करेंगे। अपने नागरिक अधिकारों का पता चलने लगा कि भाई हमारे अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है। तो इन सभी की जानकारी हमको मिलने लगी। इसके साथ साथ राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऐसे तमाम प्रकार के समाज सुधारकों ने क्या किया, समाजी चेतना को भी बढ़ाया, जिससे क्या हुआ, समाज में एक जागरण फैला, समाज की जो कुरीतियां थी, बुराइयां थी, उन सभी को खत्म होता हुआ एक प्रकार से देखा गया। तो इस सामाजिक नवजागरण काल रहा। पश्चिम विचारधारा को लोग, जैसे ये राजा राम मोहन राय जो थे, अंग्रेजों की सत्ता में विश्वास भी रखते थे। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक नाम का जो वाइस गवर्नर जनरल था, उससे मिल करके 1829 में सती प्रथा को विरोध, मतलब सती प्रथा को पर रोक लगाई, कानून बनाया उसके खिलाफ। तो ये सब चीजें थी। तो इसको मैंने आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझा दिया। तो इस तरीके से पूरा ये इसका उद्भव हुआ, या जो है आंदोलन क्यों उत्पन्न हुआ, इसके कारण मैंने तमाम सारे बता दिए। अब लोगों के मन में पता चलने लगा कि हाँ, भारत जो है अपना है और इसके खिलाफ अंग्रेजों को भगाना, तो आंदोलन करना है, यानी कि एक ये पृष्ठभूमि तैयार हो गई। दूसरा हेडिंग आप डालिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास कैसे हुआ, चरणों में मैं विवरण के साथ आपको बताने का प्रयास करता हूँ किस तरीके से इसका विकास हुआ। हमने इसका उद्भव समझा कि उद्भव इस तरीके से हुआ, उसकी पूरी पृष्ठभूमि आपको बता दी। अब इसका विकास कैसे कैसे हो, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अब हम आंदोलन के विकास को 3-4 प्रमुख चीजों में बांट करके समझेंगे। देखिए, सबसे पहला चरण आपका कौन सा होता है आंदोलन का, इसमें हम प्रमुख नेता वगैरह सब कुछ आपको देखेंगे। देखिए, प्रारंभिक चरण
1885 ईस्वी में क्या हुआ? 1885 में मैंने आपको बता दिया कि आईएनसी की स्थापना हो जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है और 1905 तक ये एक प्रकार से नरम दल का यानी उदारवादी युग चलता है हिंदी साहित्य में आंदोलन का। उदारवादी युग की अगर बात करें बाबू, तो उदारवादी युग में क्या होता था, हम याचिकाएं दायर करते थे और मतलब कि जो इंग्लैंड की सरकार थी वो उसको देखती थी, मतलब जो कंपनी थी उसको देखती थी, उसको पास करती थी, इस तरीके से मतलब इंग्लैंड की सरकार उसको देखती थी, उसके बाद में फिर उसको पास करती थी, नहीं पास करती थी, फेंक देती थी, कुछ भी करती थी, लेकिन हम याचिकाएं दायर किया करते थे। ठीक है, वो युग 1885 से 1905 का समय, लगभग 20 वर्षों का समय जो रहा है, नरम दल के नाम से, नरम युग के नाम से या उदारवादी युग के नाम से हिंदी मतलब कि इतिहास में जाना जाता है। इस दौर के नेता ब्रिटिश शासन से सुधार की अपेक्षा करते थे कि ब्रिटिश शासन तो ब्रिटिशर्स ही करेंगे, लेकिन वो लोग सुधार करेंगे शासन व्यवस्था में। दूसरी बात, वे भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही स्वायत्तता देना चाहते थे, यानी ये लोग चाहते थे कि जो है भारत स्वतंत्रता भारत को मिले और ब्रिटिशर्स जो हो विदेशी मामलों को देखते रहे और बस हम केवल हमको थोड़ा आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने की चीजें दे दें। ये नेता जो थे अहिंसक थे, यानी अहिंसा के पुजारी थे, संवैधानिक तरीकों को अपनाते थे, किसी बात को कहने के लिए जैसे याचिका दायर करते थे, प्रतिनिधि मंडल की स्थापना मतलब व्यवस्था करते थे, पत्राचार के माध्यम से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाते थे, अंग्रेजी सरकार तक। इस तरीके से ये चीजें थी उदारवादी युग का समय काल। ठीक है, इसके बाद में उदारवादियों की मांग क्या थी बेटा? उदारवादी लोग जो मांगते थे, उदारवादियों की जो मांग थी, देखिए उदारवादियों की पहली मांग थी भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी मिले। उदारवादी चाहते थे कि प्रशासन में किसको भागीदारी मिले? उदारवादी चाहते थे कि शासन में भारतीय लोग भी शासन में जो है भागीदार बने। दूसरी बात, कर व्यवस्था में सुधार हो, यानी जो टैक्स मतलब कि टैक्सेशन है, कर जो लगता है जनता पर, उस टैक्स व्यवस्था में सुधार हो, उपज के हिसाब से टैक्स दिया जाए, ऐसा प्रावधान किया जाए। पूरी डिटेल से जानकारी इसके बारे में बताई गई। और तीसरी बात इसमें कही गई कि भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिले। ऐसा नहीं केवल आप मशीनें लगा देंगे, भारतीय उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिलने से रोजगार का एक प्रकार से अवसर आएंगे लोगों के समक्ष। इस तरीके से तमाम प्रकार की बातें जो है इसमें मांगी गई। ठीक है, ये मांग जो थी ये उदारवादी युग की रही है। ये उदारवादी युग में आपको समझा रहा हूँ, प्रारंभिक चरण इसका। ठीक है, फिर इसके बाद में उदारवादी चरण में कौन कौन से नेता शामिल थे? जैसे कि प्रमुख नेताओं की अगर बात करें हम, प्रमुख नेताओं में दादा भाई नौरोजी भारत की गरीबी का सिद्धांत देते हैं। ठीक है, कि भारत गरीब क्यों है? तो उन्होंने कहा कि भारत गरीब इसलिए चूंकि भारत से यहाँ पर जो है भारत से लोग जो है धन लूट करके विदेशों में ले जा रहे हैं अंग्रेज लोग, इसीलिए भारत गरीब हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले जी इसके प्रमुख नेता संयमित सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। और उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी, एमजी रानाडे, इन सभी लोगों ने क्या किया? ये सभी लोग नरम दल के नेता हैं, ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी दूसरे अध्यक्ष हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एम जी राणे, महादेव गोविंद रानाडे पूरा नाम है इनका। ये सब लोग जो है ये प्रमुख नेता हैं नरम दल के, कांग्रेस के नरम दल के नेता हैं। आपसे पूछेगा कि इन्हीं नरम दल के 3 नेताओं के नाम, 4 नेताओं के नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं। नरम दल की मांगे क्या थी वो ऊपर मैंने आपको बता दी, 3-4 मांगे, और उसके ऊपर नरम दल यानी कांग्रेस के बारे में मैंने आपको समझा दिया। ये आंदोलन का एक प्रकार से पहला चरण आप मान सकते हैं। ठीक है, अब आता है आंदोलन का दूसरा चरण, जिसमें हम उग्र राष्ट्रवाद के बारे में देखेंगे। उग्र राष्ट्रवाद आता है बाबू 1950 1905 से लेकर के 1919 तक का समय काल, लगभग आप 15 साल या 14 साल का जो समय रहा है, 14 वर्षों का जो समय काल रहा है, इसी को जानते हैं उग्रवाद के नाम से। उग्र राष्ट्रवाद या फिर स्वदेशी आंदोलन कह सकते हैं, स्वदेशी आंदोलन का युग। इसमें हुआ क्या कि 1905 में चूंकि बंगाल विभाजन कर दिया गया था, तो जनता इसके विरोध में थी। जनता ने आंदोलन शुरू कर दिया। बंग बंग भंग का एक प्रकार से जो आंदोलन, मतलब बंग भंग जो किया गया, बंगाल का विभाजन जो किया गया, उसके खिलाफ जनता सड़कों पर उतरना शुरू कर दी। क्योंकि बंगाल विभाजन, बंगाल बड़ा हिस्सा था, जैसे आपका जो बंगाल आज का है, पश्चिम बंगाल और जो है बांग्लादेश, और कुछ एरिया और भी इसमें शामिल था। ठीक है, तो बंगाल में एक प्रकार से बिहार का भी कुछ हिस्सा आ जाता था। तो बंगाल जो पूरा का पूरा सिस्टम था उसको बांट दिया गया 2 भागों में, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल जो आज का बांग्लादेश है उसको पूर्वी बंगाल में, वहां पर मुस्लिम लोग ज्यादा थे, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में हिंदू लोग ज्यादा थे। तो हिंदू मतलब कि ये पश्चिम बंगाल बांट दिया गया। यानी मुख्य उद्देश्य क्या था कि जनता में फूट डालो, यानी कि धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे करवाओ, मुस्लिम और हिंदुओं को लड़वा दो आपस में, ताकि ये इकट्ठा ना हो पाए। और जब इकट्ठा नहीं होंगे तो हम आसानी से शासन करते रहेंगे, इनको आप आपस में ही उलझा करके रखो। यही रणनीति जो है अपनाई अंग्रेजों ने, लेकिन इस रणनीति को सफल नहीं होने दिया भारतीय जो नेता थे उच्च वर्ग के। उन नेताओं ने क्या किया? उन नेताओं ने, जो उच्च वर्ग मतलब यहाँ पर है जो उच्च पद पर बैठे हुए नेता थे, पढ़े लिखे नेता थे, उन लोगों ने इनका मंतव्य समझ लिया कि फूट डालो राज करो की नीति अपना रहे हैं,
बंगाल विभाजन जो किया इन लोगों ने, इसका खूब विरोध हुआ जम करके। और जब खूब विरोध हुआ और उसी दौरान आप देखते खूब विरोध हुआ, लंबे समय तक विरोध हुआ। फिर 1911 में प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे वो इंग्लैंड, मतलब वो भारत के दौरे पर आने वाले थे। तो ऐसे में आंदोलन जगह जगह पर हो रहे थे, जगह जगह पर पुतले फूके जा रहे थे। ऐसे में क्या हुआ कि 1911 में जब उनको आना हुआ तो आंदोलन को बंद करने के लिए रिक्वेस्ट करी गई और बंगाल विभाजन का जो वो था चीजें, कि जो कानून था उसको रद्द कर दिया गया। और उसके बाद में जनता जो है वो पीछे हटी और जनता ने की बातों को माना गया। और जनता जब पीछे हटती तो इस प्रकार से बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया 1911 में। फिर जॉर्ज पंचम आते हैं, उनका स्वागत होता है और इस तरीके से पूरा सिस्टम आगे बढ़ता है। 1905 में बंगाल विभाजन ने जनता को आंदोलित कर दिया, जनता के अंदर वो भर गया। ठीक है, पहली बार व्यापक पैमाने पर स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जो था इसी समय शुरू हो गया और बहुत बड़े स्तर पर यह आंदोलन शुरू हो गया था। स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन का विरोध भी हो रहा था। ठीक है, इसमें इसकी विशेषताएं क्या है, देखिए इसमें हुआ क्या बेटा। इसकी विशेषता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध सीधा विरोध शुरू हो गया। अंग्रेजों के विरुद्ध क्या हुआ, सीधा विरोध शुरू हो गया इसी समय। दूसरी बात, जनता की भागीदारी जो है इसमें बढ़ गई, जनता बहुत बढ़ चढ़ करके इस आंदोलन में भाग लेती रही। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा भी इसी समय दिया गया, जिसको किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जो उग्रवाद के नेता हैं या फिर जो गर्म दल के नेता, उसमें 3 नेताओं का नाम बहुत आता है। उनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, दूसरे नेता हैं आपके लाला लाजपत राय और तीसरे नेता है बिपिन चंद्र पाल। इनको शॉर्ट फॉर्म में लाल, बाल और पाल कहते हैं। लाल यानी कि लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल वाले बाल गंगाधर तिलक और पाल माने बिपिन चंद्र पाल। इस तरीके से लाल, बाल, पाल एक गर्म दल के नेता है प्रमुख, जिन्होंने सीधी कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ाया और साथ ही साथ में इन्होंने जनता का समर्थन प्राप्त करके बहुत बड़ा आंदोलन तैयार कर दिया, बंगाल विभाजन को रद्द करवा दिया। ठीक है, इसमें हुआ क्या, आंदोलन के रूप देखिए। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश जो शासन था, ब्रिटिश सामान का पूरा बहिष्कार, यानी कि जो ब्रिटेन के कंपनी बनाती है या ब्रिटेन से कोई सामान अब कोई खरीदेगा नहीं। ठीक है, भारतीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई, विदेशी शिक्षण संस्थान को बंद कर दिया गया, उसमें नहीं पढ़ाई, कोई बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा। सरकारी नौकरियां लोग इस्तीफा देने लगते हैं, मतलब सब कुछ आप देखते हैं ब्रिटिशर्स का जो है बहिष्कार होने लगा। वंदे मातरम गीत जो है जन चेतना का प्रतीक बन गया। वंदे मातरम गीत इस समय लॉन्च हुआ। ठीक है, सरचंद चटर्जी का क्या, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, जो अपना भारत का राष्ट्रगीत है। तो इस तरीके से आंदोलन के तमाम रूप हुए, इसमें कई प्रकार की चीजें होना शुरू हो गई। तो एक ये युग रहा उसका गरम दल का। गरम दल के बाद में गांधी जी का प्रादुर्भाव होता है और जब आंदोलन में गांधी जी का प्रादुर्भाव होता है उस दौरान की अगर बात करें तो गांधी युग शुरू होता है। 1919 से लेकर के 1947 तक का समयकाल गांधी जी के नाम से जानते हैं, गांधी युग के नाम से। इसी को जन आंदोलन का युग भी कहते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी की अगर बात की तो महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद भारतीय राजनीति को नया रूप देते हैं। उन्होंने आंदोलन को आम जनता से जोड़ा, जैसे किसान आंदोलन, मजदूरों के लिए आंदोलन किया, महिलाओं से आंदोलन करवाया, छात्र, सभी लोग आंदोलन में शामिल हुए गांधी जी के समय में। गांधी उस समय के एक ऐसे व्यक्ति थे जो जिसको सब जनता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बूढ़े, जवान, वृद्ध, महिलाएं, पुरुष सब फॉलो करते थे। गांधी बड़े विद्वान आदमी भी थे और बहुत ही कर्मठी व्यक्ति थे, ईमानदार थे और ऐसे नेताओं की जरूरत आज हमारे देश को भी है। गांधी जी ने सब किया। आप देखते उन्होंने देखा कि भाई एक व्यक्ति जो है उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं ऊपर का कुर्ता नहीं पहनूंगा, एक ही धोती पहनते थे, वही धोती ओढ़ लेते थे। सुबह दातून करते समय एक गीता का अध्याय पढ़ लिया करते थे। वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते थे। गांधी जी बहुत हरिजनों के लिए गांधी जी ने बहुत काम किया है। ठीक है, लोग गांधी जी को उतना नहीं मानते हैं भीमराव अम्बेडकर जी के जो है तुलना में, लेकिन भीमराव अम्बेडकर जी के टक्कर का काम है, उनसे थोड़ा दलितों के लिए उन्हीं के बराबर का काम महात्मा गांधी जी ने भी किया। लेकिन महात्मा गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है और भीमराव अम्बेडकर जी ने उसका विरोध किया है वर्ण व्यवस्था का, बात यही है। बाकी दोनों ने काम दलितों के लिए बहुत किया। ठीक है, हरिजन नाम जो शब्द दिया है हरिजनों के लिए वो गांधी जी ने ही दिया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। तो महात्मा गांधी एक बड़े जबरदस्त विद्वान की कैटेगरी में आते हैं और इन्होंने खूब एक प्रकार से चीजें की। इन्होंने ही आंदोलन तमाम सारे करवाए। अधिकतर आंदोलन जितने भी हुए हैं 1919 से लेकर के और 1947 तक अधिकतर गांधी जी का योगदान उसमें रहा है। गांधी जी के प्रमुख आंदोलन, जैसे कि पहला आंदोलन इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू करवा दिया। इसमें क्या करवाया, असहयोग यानी हम सहयोग ही नहीं करेंगे। किसका सहयोग नहीं करना है, अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, किसी मामलों में हम सहयोग नहीं करेंगे। सहयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि क्या हुआ था,
1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, 1918 में खत्म हुआ। तो 1914 से 18 में जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें भारतीय सैनिक लोग जो है अंग्रेज की तरफ से लड़े थे, इंग्लैंड की तरफ से लड़े थे। और कहा गया था कि अगर इंग्लैंडियों की तरफ से आप लड़ोगे, आप हमारी तरफ से लड़ोगे, तो हम आपकी स्वतंत्रता के बारे में सोचेंगे, आपको आजादी दिलाने के बारे में सोचेंगे, अंग्रेजों ने कहा था। इसीलिए भारतीय सैनिक लड़े थे उनके पक्ष में। लेकिन क्या हुआ कि फिर वो अपनी बातों से मुकर गए, इसीलिए असहयोग आंदोलन आना पड़ा और सरकारी नौकरियों का त्याग होने लगा, स्कूल और न्यायालयों का बहिष्कार होने लगा जनता से, ठीक है। और चरखा और खाकी का प्रचार प्रसार गांधी जी कर ही रहे थे। खादी भंडार के जो वस्त्र हैं सब शुरू हो चुके थे, चरखा चलाना, खादी का प्रचार प्रसार शुरू हो चुका था। इस तरीके से यह आंदोलन था। दूसरा आंदोलन गांधी जी का कौन सा था? दूसरा आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में प्रारंभ हुआ। सविनय माने होता है विनय के साथ हम अवज्ञा करेंगे, आप कोई भी कानून बनाओगे उस कानून को हम विनय के साथ तोड़ेंगे। आइए भैया स्वागत है आपके कानून का, लेकिन हम इस कानून को नहीं मानेंगे। किसके साथ? विनय के साथ नहीं मानेंगे। सविनय अवज्ञा इसीलिए कहा गया, ठीक है। यानी इसमें क्या हुआ, नमक कानून जो उन्होंने बनाया था, नमक पर टैक्स लगा करके, तो नमक कानून को जाकर के वहां पर तोड़ा जहां पर नमक बनाया जाता है, ठीक है। दांडी यात्रा प्रारंभ करी 1930 में, इसी नमक साबरमती के आश्रम से शुरू करके और जाकर के वहां पर जो है समुद्र के तट पर नमक बना करके कानून तोड़ा, ठीक है। और इसको मानना भी पड़ा सरकार को। विदेशी वस्त्रों का पूरा बहिष्कार कर दिया गया। सत्याग्रह जो है शुरू किया गया है, सत्य के साथ आग्रह किया जाता था। ये तमाम प्रकार की चीजें जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शुरू हुई। तीसरा आंदोलन जो गांधी जी का रहा वो रहा भारत छोड़ो आंदोलन, सबसे इंपोर्टेंट आंदोलन। 1942 में यह आंदोलन जो है शुरू किया गया। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। यह बात भी ध्यान रखिए, किस क्रांति के नाम से? अगस्त क्रांति के नाम से भी इसको हम जानते हैं। और इस तरीके से जब अगस्त क्रांति के नाम से, अगस्त में हुआ था ये 1942, इसी को अंग्रेजी में क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं। और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा भी लगा, ठीक है। करो या मरो का नारा। गांधी जी ने कहा कि अब अहिंसा वगैरह उतना मैं नहीं सोच रहा हूँ कि भाई जैसे तैसे हो सके अंग्रेजों को यहाँ से भगाओ कैसे भी, ठीक है। करो या मरो का नारा दिया, ठीक है। करो यानी डू एंड डाई का नारा जो है यहाँ पर दे दिया गया। अंग्रेजों को भारत से तुरंत हटने की मांग भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और इस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन कहीं ना कहीं पे एक पृष्ठभूमि तैयार करता है। और उसके बाद से ही अंग्रेजों को लगने लगता है कि अब भारत में रहना जो है मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है, ठीक है। इस तरीके की चीजें हुई। इसके अलावा फिर आगे क्या हुआ, क्रांतिकारी आंदोलन का योगदान क्या रहा? इसका योगदान क्या रहा तमाम सारे आंदोलनों का? देखिए, युवाओं ने संगठन बना करके ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। तमाम सारे युवा लोग आ गए, जैसे कि आप देखते बम कांड आ गया, ठीक है। बम कांड हुआ, उसके उसमें क्या नाम है, पूरी भरी असेंबली में बम फेंका गया। और जो बम फेंका गया वो इसलिए फेंका गया ताकि वहां से पर्ची जो है उसमें संदेश फैलाने के लिए, ताकि लोगों तक बात पहुंचे। जेल ब्रेक हुआ, शस्त्र प्रशिक्षण किया गया। इन सभी का एक प्रकार से तमाम सारे क्रियाकलाप जो अभी तक नहीं हुए थे भारतीय लोगों ने अपनाए, जिसमें तमाम प्रकार के युवा नेता थे। युवा नेताओं में जैसे कि भगत सिंह जी हो गए, चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जो है राजगुरु सुखदेव, इन सभी लोगों ने क्या किया, बहुत काम किया। संगठन का निर्माण किया एक, उसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना करी। इस संगठन के माध्यम से डायरेक्ट जो है विरोध करते थे अंग्रेजों का, खुल करके विरोध करते थे। लड़ाई झगड़ा अगर करनी हो तो मारपीट भी कर सकते थे। इस तरीके की एक जो है व्यवस्था करी गई। और अब आप देखते हैं अंग्रेजों को लगने लगा कि भारत में केवल अहिंसा परमो धर्मा ही नहीं बल्कि धर्म हिंसा तथेउचा भी है। यानी अहिंसा परमो धर्मा तो आगे की लाइन है, और बाद में क्या लिखा है, धर्म हिंसा तथेउचा, यानी कि धर्म के लिए हिंसा करनी पड़ी, अपने कर्तव्य के लिए हिंसा करनी पड़ी तो हिंसा भी वो मान्य होती है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हुई। इसके बाद में क्या हुआ, अगला पॉइंट, द्वितीय विश्व युद्ध और स्वतंत्रता प्राप्ति। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ और 1946 तक चलता रहा, 1945 तक चलता रहा। उसके 2 वर्षों के बाद भारत में आजादी मिली, इसीलिए यहाँ पर हमने इसको लिख रखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। युद्ध में अंग्रेजों ने भारत को बिना अनुमति के शामिल कर लिया, ठीक है। अंग्रेजों ने क्या किया, भारत को बिना अनुमति के शामिल कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध में मतलब भारत नहीं शामिल होना चाहता था, क्योंकि भारत में ये थे तो इनका जो जहां पर उपनिवेश थे लोग वहीं वहां से भी सैनिक मंगवा लेते थे। जहां जहां भी इनकी सैनिक थे वहां वहां सैनिक मंगवा लेते थे दूसरे देशों के सैनिक को, जहां पर उपनिवेश बना करके रखे थे। इसके विरोध में भारत छोड़ो आंदोलन जो है शुरू कर दिया गया कि भाई हम जो है यहाँ से आप भागो, आप युद्ध करो अपने स्वार्थ के लिए और इसमें मरे हमारे सैनिक, हम नहीं भेजेंगे सैनिकों को अपने, ऐसा मना कर दिया गया। युद्ध के बाद ब्रिटिश सत्ता कमजोर पड़ गई। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, ब्रिटिश सत्ता वहां पर कमजोर पड़ गई और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। और भारत में उस समय बहुत ज्यादा एक प्रकार से लहरें भी चल रही थी आंदोलन की, स्वतंत्रता की। इस तरीके से पूरा पृष्ठभूमि मैंने समझाई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की एक पृष्ठभूमि थी जिसको मैंने आपको
बहुत ही बारीकी के साथ कह सुनाया। ठीक है, आप इन चीजों को ध्यान से सुन लीजिएगा। बाकी कुछ चीजें और है, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है और दंडी मार्च वगैरह क्या है, इन सभी को मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ा सा एक आध दो वीडियो के माध्यम से इन सभी आंदोलनों को मैं एक वीडियो में पढ़ा दूं। ठीक है, वैसे मैंने इसमें आंदोलनों का परिचय आपको बता ही दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। निष्कर्षतः आप कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने भारत को न केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्र किया, बल्कि यह आंदोलन सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से भी भारत को एकजुट करने का माध्यम बना। यह संघर्ष अनेक चरणों से गुजरा, जिसमें तमाम प्रकार पहले याचिकाएं जारी की गई। ठीक है, जिसमें नरम दल के नेताओं के द्वारा, फिर संघर्ष हुआ गर्म दल के नेता, फिर त्याग दिया गया, त्याग हुआ इसमें, और फिर बाद में बलिदान हुआ। इस तरीके से आप देखते हैं सब कुछ आपको इतने देर में मैंने आपको बता दिया किस तरीके से एक पृष्ठभूमि तैयार होती है और पृष्ठभूमि का विकास कैसे कैसे हुआ और किस तरीके से हमको आकर के जो है क्या मिल गया, आजादी मिल गई। इसके पीछे अभी बहुत लंबा प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी मैंने एक शॉर्ट वे में इस एक तरीके से आपको समझा दिया। बेसिकली यही चैप्टर में आपको पढ़ना था जो मैंने आपको बताया, तो आप ये इस तरीके से आपने चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस चैप्टर से बनने वाले टॉप एमसीक्यूज, लगभग 25 एमसीक्यूज के बारे में तैयारी करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और इसमें मैंने समझा करके भी बहुत रखा है। बहुत कुछ आपको यहाँ पर समझ में आएगा और बहुत ही बारीकी के साथ डिटेल तरीके से एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पर तैयार किया है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ही बारीकी के साथ मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ये पीडीएफ तैयार किया गया आपको देने के लिए। हाँ, और चीजें ध्यान रखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन बता दो फिर आपको बताता हूँ। चैप्टर संख्या 1, 25 क्वेश्चन डिटेल तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया। पहला प्रश्न, भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण का सबसे पहला प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा था? शहरी मध्यम वर्ग पर? बिल्कुल भी नहीं। किसान वर्ग पर? बिल्कुल किसानों पर ही पड़ा था, सबसे पहला वर्ग किसानों पर ही पड़ा था। किसानों पर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर उत्तर मैंने डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिए, देखिए डिस्क्रिप्शन में मैं आपको समझाऊंगा भी, जैसे जब आप पीडीएफ प्राप्त करेंगे, पीडीएफ कैसे प्राप्त करना उसको मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए किसान, उत्तर क्या है? सही उत्तर किसान। यहाँ पर ये किसान क्यों उत्तर सही होगा, इसके लिए पूरा व्याख्या मैंने तैयार किया आपके लिए। देखिए ब्रिटिश शासन की जमीन से लगान वसूली की नीति और नगद कर प्रणाली ने सबसे पहले किसानों को प्रभावित किया। ठीक है, भूमि कर अत्यधिक बढ़ा दिए गए और उसके बाद में जिससे वे कर्ज में डूबते चले गए, कौन? किसान लोग। ठीक है, जब भूमि का कर बहुत बढ़ गया, टैक्स बहुत बढ़ गया और जमीनें भी किसानों की छिन गई, यहीं से असंतोष की शुरुआत होती है और यहीं से पृष्ठभूमि बनना शुरू हो जाती है अंग्रेजों की विरोध करने की। ठीक है, इस तरीके से आपका हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपका आ गया है, उससे पहले मैं आपको दूसरे क्वेश्चन से, अगर आपको हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है, हमारा कोर्स लॉन्च कर दिया गया है मात्र 100 रुपए फीस में, मात्र 100 रुपए फीस में पॉलिटिकल साइंस का पूरा कोर्स आपको मिलेगा। केवल पॉलिटिकल साइंस नहीं, गलत सुना आपने, केवल पॉलिटिकल साइंस नहीं बेटा, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, अंग्रेजी से लेकर के आपके सारे सब्जेक्ट, को करिकुलर, अनिवार्य, मेजर, माइनर, सारे सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में। कैसे जुड़ना है उसके लिए आप इस वीडियो को देखिए। 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको एसएमएस करना है। क्या एसएमएस कीजिएगा? आप अपना नेम एसएमएस कर दीजिएगा, यानी आपका नाम क्या है, ठीक है, अपना नेम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, अपने सब्जेक्ट्स के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो, यानी प्रथम सेमेस्टर में है तो प्रथम सेमेस्टर का, ठीक है, लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे आप ये लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र कितने रुपए? मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। यानी कि 100 रुपए फीस में आपके लिए क्या व्यवस्था बेटा? 100 रुपए फीस अगर जो बच्चा जमा करेगा उसको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन है शुक्ला स्टडी पॉइंट का, लेकिन वहां पर पढ़ाई आपकी नहीं होगी क्योंकि वहां पर फीस कम से कम 500 से 600 रुपए रखनी पड़ती। इस वजह से मैंने 100 रुपए फीस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आपको सभी चैप्टर की पीडीएफ, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर जो कि आपको मिलेंगे। सीरीज वगैरह आपको कहीं से कुछ खरीदनी नहीं, किताब खरीदनी नहीं है किसी प्रकार की। ठीक है, आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे, आपके हिसाब से पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं महसूस होगी। सब कुछ आपको बारीकी के साथ और बहुत ही बेटर अंदाज में पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। सारे सब्जेक्ट मिलेंगे यहाँ पर आपको। सबसे पहले बात, जैसे आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे, ये इतना लेकर के आपके पास एक स्कैनर क्यूआर कोड भेजा जाएगा। उसी क्यूआर कोड को आप 100 रुपया स्कैन करके भेज सकते हो। ठीक है, आप अगर नहीं जानते भेजना तो किसी दूसरे से भी आप
भिजवा सकते हो। जो गूगल पे, फोन पे ये सब चलाते होंगे, पेटीएम ओटीएम, वो भिजवा दे, मतलब भेजेंगे तो मतलब चला आएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी सेंड करवा दीजिएगा आप। फिर उसके बाद में उसका स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे, उसके बाद में आपको जोड़ दिया जाएगा लाइव क्लास वाले ग्रुप से। उसके साथ ही साथ आपको वहां पर मिलेगा क्या, लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी, कब लाइव क्लास होगी उसकी पूरी जानकारी मिलेगी, रात 8 बजे 9 बजे के आसपास। इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, इसके जैसे लाइव क्लास आप नहीं अटेंड कर पाते तो उसकी वीडियो लेक्चर उसकी वीडियो मिलेगी। अभी तक जो क्लासेस हो चुकी है उन सभी की पीडीएफ और उन सभी क्लास भी मिल जाएगी आपको, कोई क्लास आपकी छूटेगी नहीं। साथ ही साथ में आपको यहाँ पर जैसे वीडियोस वगैरह आपने देख लिया, उसके बाद में आपको रिवीजन करना, तो आप पीडीएफ के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं 10 मिनट के माध्यम से, 10 मिनट पढ़ करके। यानी पीडीएफ में क्या होगा, पीडीएफ में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं, जैसे हर एक चैप्टर के एमसीक्यू जो परीक्षा में पूछे गए विभिन्न विश्वविद्यालयों में, जैसे मैंने तैयार किया अभी एमसीक्यू, जब मैं आपको करवाने वाला हूँ टेस्ट, ठीक है। और इसमें लिखित टाइप के, जैसे मैंने आपको शुरुआत में जब पढ़ाया, कॉन्सेप्ट क्लियर किया, तो उसमें आपने देखा होगा कितने बारीकी के साथ मैंने पढ़ाया। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी टाइप के क्वेश्चन आंसर इसमें इंक्लूड होंगे, सब कुछ बहुत ही बारीकी के साथ आपको मिलेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या मिलेगा, पीडीएफ तो हो गया आपका, सब कुछ आपको हो गया। यहाँ पर परीक्षा के अंतिम समय में आपको मैराथन क्लास मिलती है, ठीक है, जिसमें सभी यूनिट यानी 8 यूनिट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे। मैराथन क्लास चाहे ऑब्जेक्टिव की चाहे लिखित की बात की जाए, परीक्षा से एक दिन पहले आपकी क्लास होगी। इसमें आपको साथ ही साथ में इसमें आपके लिए मॉडल पेपर मिलेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की व्यवस्था साल फॉर्म में, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर रिवीजन क्लास भी मिलेगी, ठीक है, रिवीजन क्लास भी मिलेगी। डाउट सेशन वगैरह क्लियर हो जाएगा, आपका जो भी डाउट वगैरह होगा वो भी क्लियर किया जाएगा। आप हमसे डायरेक्टली बात भी कर पाएंगे। और ध्यान रखेंगे सभी विश्वविद्यालयों के सिलेबस वैध है। जैसे देखिए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और बिहार के विश्वविद्यालय पॉलिटिकल थियरी एंड कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था, उन लोगों के लिए मैंने सेकंड सेमेस्टर में उन चीजों को पढ़ा रखा, तो वो भी मैं दे दूंगा। यानी किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, बिहार के सभी विश्वविद्यालय, राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के सारे विश्वविद्यालय, झारखंड के विश्वविद्यालय, उत्तराखंड के विश्वविद्यालय, और खास करके उत्तर प्रदेश में तमाम सारे विश्वविद्यालय, जैसे कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, ठीक है, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, एमजे पीआरयू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, ठीक है, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, मासा कुम्भरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, मां पाटेश्वरी बलरामपुर विश्वविद्यालय। ऐसे ही आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। ऐसे तमाम, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, इन सभी के लिए लेक्चर पूर्ण रूप से पर्याप्त है, इंपॉर्टेंट है। और केवल एक सब्जेक्ट नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या मिलेगा, केवल एक सब्जेक्ट की कोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि 100 रुपए में एक सब्जेक्ट मिलेगा, आपके 3 सब्जेक्ट जो मेजर में है, उन 3 मेजर सब्जेक्ट की तैयारी, ठीक है। एक सब्जेक्ट आपका माइनर में होगा, उस माइनर सब्जेक्ट की तैयारी, और एक आपका को करिकुलर में होगा अनिवार्य पेपर, उस अनिवार्य पेपर की पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी, ये बात ध्यान रखेंगे। को करिकुलर परीक्षाओं के लिए हमारा एक दूसरा चैनल है, मैंने आपको बना दिया है, जिसपे को करिकुलर की तमाम वीडियोस मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साल फॉर्म में मिल जाएंगे। उस चैनल का नाम है को करिकुलर मास्टर, आप वहां पर बहुत सारी वीडियोस देख पाएंगे। तो सब कुछ आपको को करिकुलर का 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। को करिकुलर की परीक्षा सभी विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव होती, तो उसका एक अलग तरीके से रणनीति मिल जाएगी, यानी कि 10 प्रैक्टिस सेट 1000 क्वेश्चन की श्रृंखला आंसर के साथ आपको मिलेगी। इसमें आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको वहीं से मिल जाएगा बड़ी डिटेल से आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करें, जिनको भी जुड़ना तुरंत एसएमएस कीजिए, तुरंत जुड़ जाए, देर मत कीजिए, क्योंकि क्लास प्रारंभ हो चुकी है। जितना देर करोगे आपका ही घाटा होगा। 91 61 93 60 62, मात्र 100 रुपए, मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था की गई है, ठीक है। फटाफट से आप जुड़ जाइएगा। जो पीडीएफ आपका है, जैसे आपके पीडीएफ पीछे चल रहा है, पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा। अब आइए हम चर्चा करते हैं आगे की क्वेश्चंस को। दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा। दूसरा प्रश्न, 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बी डी सावरकर ने कहा था, विनायक दामोदर सावरकर ने ही कहा था, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, किसने कहा था? बी डी सावरकर ने कहा था। वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को सिर्फ एक सैनिक विद्रोह न मानते हुए स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा, जिससे यह आंदोलन राष्ट्रवादी चेतना का आरंभिक बिंदु बन गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा। तीसरा प्रश्न आ चुका है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बंबई में पड़ता, वहीं पर स्थापना हुई थी। पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी। स्थापना किसने की थी? अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम ने करी थी, ठीक है। ये बात ध्यान, कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? शक्तिशाली लोगों का संगठन, ये बात ध्यान रखेंगे। तमाम प्रश्न आपके यहाँ से बन रहे हैं, जो मैं बीच बीच में बताते रहता हूँ। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम की सहायता से हुई।
इससे भारतीयों को एक ऐसा मंच मिला जहां से वे संगठित रूप से अपनी मांगे सरकार तक यानी ब्रिटिशर्स तक पहुंचा सकते थे। चौथा नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे भैया? दादा भाई दूसरे अधिवेशन के थे। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक हैं। ए.ओ. ह्यूम तो ये संस्थापक हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये संस्थापक हैं इसके। ठीक है, दादा भाई नौरोजी दूसरे अध्यक्ष हैं इसके। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है, सूर्यदत्त बनर्जी ये भी नर दल के नेताओं में शामिल है, लेकिन डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश बनर्जी ये पहले अध्यक्ष है। ठीक है, ये फर्स्ट अध्यक्ष यही है इसके। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था और इसके अध्यक्ष बने थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। पूरा नाम क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। एक प्रतिष्ठित वकील भी थे ये। इसके साथ ही साथ यह ऐतिहासिक आयोजन कांग्रेस की बुनियाद पर था। ठीक है, आगे देखिएगा। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध के समय में। ठीक है, बंगाल विभाजन हुआ था, उसी के विरोध में चीजें शुरू हुई थी। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इसका उद्देश्य था भारतीय वस्तुओं का उपयोग करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। यह आंदोलन जन चेतना का प्रतीक बन गया और धीरे धीरे करके यह आंदोलन बहुत आगे तक बढ़ता चला गया। छठा प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किस आंदोलन से प्रसिद्ध हुआ? वंदे मातरम गीत जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही प्रसिद्ध हुआ था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। इसको लिखा किसने वंदे मातरम गीत को? ये भारत का राष्ट्रीय गीत है वर्तमान में। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखित वंदे मातरम गीत स्वदेशी आंदोलन का भावात्मक स्तंभ बन गया। यह गीत जनसभा में गाया जाता था और लोगों को मोटिवेट करता था, प्रेरित करता था, अपने देश के प्रति गौरवान्वित करता था। ठीक है, आगे देखिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 7वां प्रश्न, किसे भारतीय राजनीति का गुरु कहा जाता है? भारतीय राजनीति का गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी को कहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले को कहते हैं भारतीय राजनीतिक गुरु। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न खूब पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु भी माना था। इसी वजह से इनको राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी के गुरु थे ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गोखले संयमित उदारवादी नेता थे, इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की नींव डाली थी, इसलिए इनको राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। गांधी जी के भी गुरु थे राजनीतिक गुरु। 8वां नंबर क्वेश्चन से, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था? जय जवान जय किसान नारा इनका नहीं है। बाल गंगाधर, हाँ, बाल गंगाधर ये किसका नारा है? लाल बहादुर शास्त्री का नारा है, जय जवान जय किसान। ठीक है, करो या मरो का नारा गांधी जी का है। ठीक है, गांधी जी का नारा है। ये लाल बहादुर शास्त्री जी का है, शास्त्री जी का नारा है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसका नारा है? यही है बाल गंगाधर तिलक का नारा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तिलक ने यह नारा देकर के राष्ट्रवादियों को नई दिशा दी। उनके अनुसार ब्रिटिश सरकार से भीख नहीं मांगी जा सकती, बल्कि स्वराज यानी स्वशासन अधिकार है उनका, हमारा अधिकार हमको दो, इसीलिए एक प्रकार से नारा दिया गया। और लाल बाल पाल आपके देखते हैं गरब दल के नेताओं में शामिल थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी भारत में 1915 में आए थे, दक्षिण अफ्रीका से लौट करके। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 में भारत लौटे थे। उन्होंने भारतीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया, जो अब तक मध्यम वर्गीय नेतृत्व में सीमित था, उसको एक प्रकार से उन्होंने आम जनता ने एक प्रकार से उसमें भाग लेना शुरू कर दिया। 10वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ बेसिकली। ठीक है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शुरू हुआ। ठीक है, 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग, ठीक है, आप देखते हैं बैसाखी का त्योहार होता है इसी दिन एक प्रकार से एक मूवी भी बनी है जलियांवाला बाग पर। अक्षय कुमार साहब ने उस पर किरदार निभाया है। जलियांवाला बाग मूवी बनी हुई है, मूवी का नाम है केसरी 2, केसरी चैप्टर 2, उसको देखिएगा। उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरी कहानी है। उसमें 2 वकील रहते हैं और वकील भारत के वही जो है, भले कुछ नाम है उनका, तो वो रहते हैं और अक्षय कुमार साहब ने उन्हीं वकील का किरदार निभाया, बहुत ही अच्छे तरीके से किरदार निभाया है और गौरवान्वित करने वाली मूवी है, देखेंगे मजा आएगा। उस मूवी में आपको इस घटना के बारे में पूरी जानकारी मिली हुई है। ये हत्याकांड हुआ था कि भाई सभी लोग इकट्ठा हुए थे और पूरी जनता इकट्ठा थी, सभी पर गोलियां, चारदीवारी के अंदर कुआं भी था, कुआं में पूरा कुआं लाश से भर गई थी। दीवालों पर जो है, दीवारें आज भी वहां की लाल है, जलियांवाले बाग तक इतनी खून गोलियां मार दी गई थी भाई, खून की छिट्टी पड़ से पूरी दीवार लाल हो गई थी। बहुत लोगों का नरसंहार किया था जनरल डायर और उसके जो है चमचों ने। और इस तरीके से
तमाम जो है ये दुखद घटना बयां नहीं की जा सकती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो घटना है ये जलियांवाला बाग। इसी के विरोध में गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें सरकारी संस्थाओं का पूरा बहिष्कार किया गया। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है 11 नंबर क्वेश्चन। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की प्रमुख क्रांति का कारण क्या था बेटा? सबसे पहला प्रमुख कारण क्या था? इसका प्रमुख कारण था आपका सैनिकों की असंतुष्टि। ठीक है, सैनिक लोग असंतुष्ट थे और मंगल पांडे। और सैनिक लोग क्यों असंतुष्ट थे? क्योंकि उसमें क्या था, उसमें क्या भरते थे भैया? उसमें जो है क्या भरते थे? गाय और सुअर का मांस भरते थे। ठीक है, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों का वितरण था, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की भावनाएं आहत होती थी। क्योंकि सुअर की चर्बी से मुसलमानों की और गाय की चर्बी से जो है हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई। मंगल पांडे जो कि एक ब्राह्मण थे, पूजा पाठ करते थे, जनेऊधारी ब्राह्मण थे, उनको जब ये बात पता चली उन्होंने एक प्रकार से गोली मारी और वहीं से चिंगारी शुरू हो गई। क्योंकि आप देखते हैं ब्राह्मण व्यक्ति जो होता है पूजा पाठ करता है, यज्ञोपवीत धारण करता है। यज्ञोपवीत क्या होता है? यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेत सहजम पुरस्तात् आयुष्मग्रम प्रतिमुख शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत जो होता है ये व्यक्ति को पवित्र रखता है, व्यक्ति इसको पहनने के बाद में द्विज बन जाता है। कोई ब्राह्मण जब द्विज बनता है तो वो यज्ञोपवीत धारण करके ही बनता है। जब यज्ञोपवीत धारण किया हुआ व्यक्ति देखा कि भाई कारतूस, हम चर्बी भरे कारतूस को दांतों से खोलना पड़ रहा है, उसका उन्होंने सोचा कि हमारा धर्म भ्रष्ट हुआ, और बिल्कुल भ्रष्ट भी हुआ। उन्होंने क्या किया, फिर तुरंत गोली मारी जो एक प्रकार से उसका जो मुखिया था, और उसके बाद यहीं से क्रांति की चिंगारी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त बंगाल सेना के भारतीय सिपाही वेतन, पदोन्नति और सेवा शर्तों को लेकर के असंतुष्ट पहले से ही थे, क्योंकि भारतीयों को वेतन कम मिलता था, उनको प्रमोशन नहीं मिलता था जल्दी, और सेवा शर्तें जो थी उनको एक प्रकार से लोग नहीं मान रहे थे अंग्रेज के अधिकारी। यह असंतोष समय के साथ साथ विद्रोह में बदल गया, और इस कारण सैनिक असंतोष जो था 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण बनकर सामने आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न आपका मैंने आपको बता ही दिया था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी? प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने करी थी? डब्ल्यू सी बनर्जी ने करी थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू सी बनर्जी। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित हुई थी ये बैठक। ठीक है, पहली अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी ने करी थी। अगला क्वेश्चन आ चुका है 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभिक चरण किस विचारधारा से प्रेरित था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभिक चरण जो था वो किससे था? उदारवादी राष्ट्रवाद से प्रेरित था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदारवादी राष्ट्र। ठीक है, एक्सप्लेनेशन लिखिएगा। 1885 से 1905 ईस्वी तक का जो समय है कांग्रेस का, उसका नेतृत्व उदारवादियों के हाथों में था, जो संविधान के दायरे में सुधारों की मांग किया करते थे। अंग्रेजों से मांग करते थे कि भाई हमारे देश को छोड़, मतलब हमारे देश में अच्छी अच्छी बातें लाएं, नियम कायदे में सुधार करें, संशोधन करें। इनका विश्वास था कि प्रार्थना करने से, निवेदन करने से और संवाद के माध्यम से सारी बातें हल हो जाएंगी, अंग्रेजों को प्रभावित किया जा सकता है। और इसलिए ये लोग इसी प्रभावित करने के चक्कर में प्रार्थना, निवेदन पत्र यही सब देते रहे। यही बात मतलब यही बात अच्छी नहीं लगती थी लाल बाल पाल को, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को, और इसलिए उन्होंने इनका विरोध किया। और दूसरा एक नई विचारधारा आई सामने, वो थी गरम दल। बाल गंगाधर तिलक ने किस नारे को लोकप्रिय बनाया था? करो या मरो, महात्मा गांधी का नारा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है गरम दल के नेता थे, उग्रवाद राष्ट्रवादी प्रमुख नेता थे उसके। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा उन्होंने ही दिया था, और मैं इसको लेकर के रहूंगा, इसका नारा देख रहे हैं, स्वराज की मांग को जन जन तक पहुंचा दिया था इन्होंने। 16 नंबर प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था फूट डालो राज करो। ठीक है, फूट डालो शासन करो। ये मैंने आपको बता ही दिया था कि हिंदू मुसलमान को बांटने के लिए किया गया था। लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय था। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, जिससे हिंदू मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिक विभाजन हुआ। इसका असली उद्देश्य था कि ब्रिटिश को मजबूत करना और भारतीय एकता को कमजोर करना, जो कि हिंदू मुस्लिम की एकता थी। अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखेंगे, गरम दल और नरम दल का विभाजन कब हुआ था? गरम दल नरम दल का विभाजन 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। परीक्षा में प्रश्न आता है। 1907 में हुआ दरअसल कुछ ऐसा कि सूरत का अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस में गरम दल और नरम दल के नेताओं में मतभेद इतना बढ़ गया कि दल का विभाजन करना पड़ा। गरम दल का नेतृत्व तिलक और लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल कर रहे थे, जबकि नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले जी कर रहे थे। ठीक है, इस तरीके से ये
आप देख पा रहे होंगे। तो ये चीजें नरम दल और गरम दल में कांग्रेस बढ़ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका 18 नंबर प्रश्न आ चुका है, भारतीय प्रेस पर पहला कठोर कानून लागू किया गया कब? भारतीय प्रेस पर पहला कठोर कानून लागू हुआ था 1908 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1908 में प्रेस एक्ट लाया गया, जिससे क्रांतिकारी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया और लेखकों को दंडित किया गया। यह कानून भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता पर गंभीर हमला था। ठीक है, इस वजह से किया गया। आप देखते हैं, चूंकि भारतीय लोग जो है प्रेस में मतलब अपने समाचार पत्रों में भारतीयता की बात करते थे, अंग्रेजों की पोल खोलते थे, इसलिए इसको बैन कर दिया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष आया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड लेटन के द्वारा इसको पारित किया गया था। वर्नाक्यूलर एक्ट को प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता रहता है। ठीक है, वर्नाक्यूलर एक्ट के द्वारा कब आया था? लॉर्ड लेटन के समय में था ये। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य था भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों पर सेंसर लगाना, उसको एक प्रकार से जांचना, परखना। यह भारतीयों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात था और इसका भी एक प्रकार से जो है प्रभाव पड़ा भारतीयता पर, और भारतीय लोगों ने कहा कि भाई ये हमारी बातों को हमें तक नहीं पहुंचने दे रहे, तो ये हम पर जो है क्या करेंगे, बहुत अन्याय करेंगे। इसका भी विरोध शुरू हुआ। अगला प्रश्न 20 नंबर देखेंगे, किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से घोषित कर दिया गया था? स्वराज की मांग को 1906 लाहौर कलकत्ता अधिवेशन में जो है स्वराज की मांग को औपचारिक तरीके से घोषित कर दिया गया था 1906 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में क्या हुआ? कलकत्ता अधिवेशन पहली बार कांग्रेस ने स्वराज यानी सेल्फ गवर्नमेंट की मांग को प्रस्तावित किया। इसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता में स्वराज को लक्ष्य मानने की घोषणा की गई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। पूर्ण स्वराज अलग है, पूर्ण स्वराज 1929 में हुआ था, लेकिन स्वराज की मांग इसमें हुई। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था बेटा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना, अंग्रेजों की सत्ता को छीनना, भारतीय और ब्रिटिश सरकार के बीच संवाद स्थापित करना। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल लग रहा है, सी ऑप्शन ही होगा। ठीक है, भारतीय और ब्रिटिश सरकार के बीच संवाद स्थापित करना। ठीक है, ठीक है। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई बेटा, तब इसका उद्देश्य था राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना। राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना इसका उद्देश्य नहीं था। प्रारंभ में कांग्रेस सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के अनुसार कार्य कर रही थी, ताकि अंग्रेजों को भारतीयों की शिकायतों को शांतिपूर्वक तरीके से सुनाया जा सके। अंग्रेज लोग हमारी बातों को सुन पाए, क्योंकि इससे पहले अंग्रेज हमारी बातों को भी नहीं सुनते थे, अपनी मनमर्जी करते थे। तो भारतीय लोग अपनी बातों को कहने के लिए एक संस्था बनाते हैं कांग्रेस नाम की। ठीक है, तो कांग्रेस संस्था के नाम से वो अपनी बातों को कह पाते हैं। ह्यूम और अन्य उदार नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश सरकार से बात करके सुधारों की मांग की जा सकती है, और उसी को आगे बढ़ाने का काम किया इन नेताओं ने। यह दौर था मॉडरेट फेज, यानी कि नरमपंथी युग। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल को सामूहिक रूप से किस नाम से जानते हैं? इनको लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने बी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर, लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। 1905 के बाद जब बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन तेज हुआ, इन तीन नेताओं ने कट्टर राष्ट्रवादी विचारधारा को अपनाया। इन्होंने स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा जैसे आंदोलनों को आगे बढ़ाया। ये नरम पंथियों की विपरीत अधिक आक्रामक नीति में विश्वास रखते थे। हाथ फैला करके भीख मांगने पर विश्वास नहीं रखते थे। ये लोग जो है, जो हमारा है उसको हम छीन लेंगे, इस सिद्धांत को फॉलो करते थे करम दल के नेता। इनकी तिकड़ी जो थी लाल बाल पाल की, भारतीय राजनीति में जोश और स्वाभिमान का प्रतीक मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? पूर्ण स्वराज की, देखिए ये घोषणा की गई थी लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन हुआ था आपका 1929 में। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग घोषित की गई थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे, डिटेल में समझो इसको। देखिए, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन संपन्न हुआ था कांग्रेस का। 31 दिसंबर 1929 को आधी रात को यह घोषणा की गई, अब भारत का लक्ष्य पूर्ण स्वराज होगा, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस होगा। हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। 1 जनवरी 1930 से सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि भी यही तैयार हुई, और इस तरीके से जो है कहां पर, लाहौर में। और इस तरीके से आप देखते हैं कि अंग्रेजों को यहां से भगाने के लिए पूरी रणनीति बन गई। इस अधिवेशन के बाद हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना शुरू हो चुका था। यही दिन के बाद भारत का गणतंत्र दिवस
यानी 1950 बना, यानी जो भारत का संविधान लागू हुआ, बंद तो गया था 1949 में ही 26 नवंबर 24 नवंबर को, लेकिन वो लागू किस लिए 26 जनवरी को हुआ था, क्योंकि 26 जनवरी की डेट को मनाया गया था पहली बार स्वाधीनता संग्राम, पूर्ण स्वराज की मांग जो करी गई थी उसके बाद स्वाधीनता संग्राम मनाया गया था, इसी वजह से ये उस दिन लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने यह मान्यता दी थी कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी? बताएं। भारत सरकार अधिनियम 1919, 1935, 1935 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार 1935 के द्वारा एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाएगी जो जनता सरकार से उत्तर मांग सकती थी, इसलिए उत्तरदायी सरकार कहते हैं इसको। भारत सरकार अधिनियम 1935 अब तक का सबसे बड़ा और विस्तृत संवैधानिक अधिनियम था। इसमें प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय सरकार का विचार दिया गया, यानी प्रांत और संघ दोनों की एक प्रकार से सरकारें होंगी। यह अधिनियम भारतीय संविधान के लिए आधार बना और भारतीय शासन को एक नई दिशा दी। यहाँ से भारतीय संविधान में कम से कम जो है आप देखेंगे, जो भारतीय संविधान में पढ़ाऊंगा अभी अगले यूनिट में, उसमें आप देखेंगे कि लगभग 100 से अधिक अनुच्छेदों को यही भारतीय शासन अधिनियम 1935 से या तो हूबहू या फिर उसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट करके उसको चेंज करके अपने में शामिल कर लिया गया भारतीय संविधान में। इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान मान करके तैयार हुआ। इसमें द्वैध शासन प्रणाली को हटा करके पूर्ण उत्तरदायी बनाने की कोशिश करी गई सरकार को, ठीक है, पूर्ण उत्तरदायित्व होने का कोशिश करी गई। इस तरीके से आपने समझा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है। प्रश्न है 25 नंबर, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? बताएं, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया भाई? देखिए, होम रूल आंदोलन जो शुरू किया गया था किसके द्वारा? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1916 में एनी बेसेंट ने दक्षिण भारत में और तिलक पश्चिम भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत करते हैं, जिसका उद्देश्य था क्या? इसका उद्देश्य क्या था बेटा? इसका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत को स्वशासन यानी सेल्फ रूल दिलाना। यह आंदोलन आयरिश होम रूल आंदोलन से प्रेरित था, मोटिवेट था। इससे भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद की भावना और भी मजबूत हुई और इस तरीके से आप देखते हैं कि चीजें संपन्न हुई। तो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से भी काफी कुछ जानकारी दी, ठीक है। अब ये पीडीएफ आपका सब कुछ मिल जाएगा। इससे पहले आपको जो है दूसरा चैप्टर जो हम पढ़ाएंगे अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे चैप्टर संख्या 2 के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीतिक प्रवृत्तियां हम चर्चा करेंगे बहुत ही डिटेल से, विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर में, ठीक है। अब इसकी पीडीएफ कैसे प्राप्त करनी है आपको या लाइव क्लास से कैसे जुड़ना है उसके लिए आप जुड़ सकते हो। 91 61 93 60 62 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस कीजिएगा? अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में हो प्रथम सेमेस्टर का नाम, ठीक है, लेकर के भेज दीजिए। बोल दीजिए गुरुजी हमको 100 रुपए वाला कोर्स ज्वाइन करना है। 100 रुपए कोर्स में आपको सभी सब्जेक्ट मिलेगा। यहाँ पर आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, जैसे आप एसएमएस करोगे आपके पास उसी पर आपको उसी स्कैनर पर उसी क्यूआर कोड पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। किसी दूसरे से भी फीस आप जमा करवा सकते हो, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, ठीक है, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ठीक है, और इसके अलावा आपको जो है वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है, मॉडल पेपर मिलेगा, रिवीजन क्लास मिलेगा, सब कुछ आपको साल फॉर्म में मिलेगा। एमसीक्यू टाइप के लिखित टाइप कहते लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय सब कुछ मिलेंगे। सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस होगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, यूनिट वाइज पीडीएफ नोट्स रहेंगे, ठीक है, और सब कुछ आपको बहुत बारीकी के साथ पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। आपको ये भी बताऊं कि जैसे अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, यहाँ पर केवल एक सब्जेक्ट नहीं कि केवल पॉलिटिकल साइंस का आपको मिलेगा। पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ आपको जो भी सब्जेक्ट होगा आपका 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और एक को करिकुलर सब्जेक्ट होता है। उन सभी की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी करवाई जाएगी। ये बात ध्यान, यानी 5 सब्जेक्ट केवल 100 रुपए फीस में आपके लिए करवाया जा रहा है। जिन बच्चों को जुड़ना है वो सभी लोग जुड़ जाइए। आप अगर हमारे कोर्स से ज्वाइन होंगे तो आपको सीरीज वगैरह नहीं खरीदनी पड़ेगी और ना ही आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जैसे कि आप देखते हैं कि एक सब्जेक्ट की सीरीज कितने की आती है, एक सब्जेक्ट की सीरीज आप खरीदेंगे तो कम से कम 60 रुपए की मिलेगी, नोट्स जो आता है मार्केट में। तो लगभग में आप 5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 300 रुपए आपके खर्चे हो जाएंगे और केवल 100 रुपए में आप क्लास भी पा रहे हो और नोट्स भी पा रहे हो बहुत ही बारीकी के साथ, ऑब्जेक्टिव लिखित सब टाइप का। तो आपके लिए बहुत ही बेटर है और सब कुछ आपको मिलेगा। अच्छा, इस क्लास से अगर आप जुड़ेंगे तो आप आगे चल करके टीजीटी पीजी का पेपर देना हो, नेट जेआरएफ का पेपर देना हो, एमए के लिए एंट्रेंस की तैयारी करनी हो, सब कुछ आपकी इससे हो जाएगी। एक बेटर तैयारी, एक पीडीएफ नोट्स के माध्यम से एक बेहतर तैयारी आपको मिलेगी और लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर सब कुछ आपको मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा
और आप तुरंत एसएमएस करके तुरंत जुड़ जाइए। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, देर मत कीजिए, क्योंकि जितना देर करेंगे आपका ही उतना घाटा होगा। ठीक है, तुरंत जुड़िए, देर मत कीजिए, क्योंकि आपकी यहाँ पर एक सेमेस्टर की फीस पूरी की पूरी 100 रुपए है, यानी 6 महीने की जो है, जब तक आपका पेपर हो नहीं जाएगा तब तक वहां पर क्लास आपकी होती रहेगी फर्स्ट सेमेस्टर की। ये बात आप ध्यान रखेंगे। सेकंड सेमेस्टर का फिर जब कोर्स आएगा तो बताया जाएगा, ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, उसकी फीस भी इतनी ही रखी जाएगी। ठीक है, हो सकता है आपके लिए कुछ कम ही व्यवस्था कर दी जाए बाद में। ठीक है, तो आप तुरंत जुड़ जाइए, देर मत कीजिए। ठीक है, सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।